नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके लिए अनअकैडमी के इस स्पेशल राजस्थान एग्ज़ाम्स चैनल के अंदर मैं लेकर के आया हूं इंडियन पॉलिटी, भारत का संविधान। यहां पर हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, क्या उसका इतिहास रहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, क्या अधिकार हैं जो इस देश की जनता को मिलते हैं, किस प्रकार से हमारे देश की केंद्र और राज्य सरकारें काम करती हैं, कार्यपालिका और विधायिका किस प्रकार से कार्य करती हैं, किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को अधिकार दिए गए हैं, संसद का निर्माण कैसे होता है, विधानमंडलों का निर्माण कैसे होता है, राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, इन सभी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। चलिए, तो पहले हम यहाँ पर ये जानते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहले हमें ये समझना होगा कि संविधान क्यों जरूरी है। तो संविधान से हमें जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि संविधान क्या है, एक रूल बुक है, नियम कानून है उसके अंदर, जिसके अकॉर्डिंग उस देश की कार्यपालिका और विधायिका या उस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्थाएं जो हैं वो सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इसको आप यहीं से समझ लीजिए। इन 4 पिलर्स के रूप में कोई भी जो राष्ट्र है वो 4 पिलर्स पे विद्यमान है। एक सोशल पिलर होगा, इकोनॉमिकल पिलर होगा, पॉलिटिकल पिलर होगा और उसका एक कल्चरल पिलर होगा। कहीं पर जहाँ लोग रहते हैं वो विभिन्न धर्मों के और विभिन्न जातियों के लोग रहते होंगे और उन विभिन्न धर्म और जातियों के लोगों से एक विविधता का निर्माण होता है। भारत के बारे में हम जानते ही हैं कि भारत विश्व में सबसे अधिक विविधताओं वाला राष्ट्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो ऐसे देश में जहाँ पे विभिन्न प्रकार के धर्म और जातियां विद्यमान हैं, ऐसे में वहाँ पे एक बड़े समाज का निर्माण होगा, बड़ी सामाजिक संस्था का निर्माण होगा। सामाजिक संस्था है, धर्म है, जातियां हैं, तो वहां से एक संस्कृति का भी निर्माण होगा, तो सांस्कृतिक पिलर का निर्माण होगा या एक सांस्कृतिक ढांचे का निर्माण होगा। समाज है, संस्कृति है, तो जीवन यापन करने के लिए आर्थिक अर्थव्यवस्था का होना जरूरी है। तो एक तीसरा पिलर कौन सा बनेगा, आर्थिक पिलर बनेगा। और समाज है, संस्कृति है और अर्थव्यवस्था भी है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारे देश में और पूरे विश्व में हम देखते हैं वो क्या रह जाती है, राजनीति। तो एक राजनीतिक पिलर का, राजनीतिक संस्थाओं का भी निर्माण होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक इन सभी संस्थाओं को, इन सभी पिलर्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कोऑर्डिनेटेड फ्रेम में चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कुछ नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी। और उन नियम और कानूनों को बनाने के लिए हमने क्या बनाया, एक संविधान बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो भारत का जो संविधान है वो संविधान में हमें क्या क्या बातें देखनी है, हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भारत का जो संविधान है उसका इतिहास क्या रहा है। एक इतिहास रहा है, हम आज़ाद हुए उससे पहले ब्रिटेन का हमारे पे राज था, कई वर्षों तक ब्रिटेन ने हमारे पे शासन किया। तो कहीं ना कहीं ये जो संविधान जिसे हम आज पढ़ रहे हैं, उस संविधान की जो पृष्ठभूमि है वो ब्रिटेन के शासन काल में ही निर्मित हो गई थी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि भारत में संवैधानिक इतिहास क्या है, कैसे ब्रिटेन ने भारत को एक संवैधानिक पृष्ठभूमि दी। चलिए, उसके बाद में हम देखेंगे कि जो संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण किया उसकी एक प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में, भारतीय संविधान के स्रोत में हम क्या देखेंगे कि जैसे हम मूल अधिकार पढ़ेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व देखेंगे, राष्ट्रपति का पद देखेंगे, फिर राष्ट्रपति का जो पद है उसमें उसको हटाने की प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये जितनी बातें अभी आपको मैंने बताई हैं, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का पद, उसको हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, ये सभी एट्रीब्यूट्स जो हैं, ये जो अधिकार हैं, ये हमने कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश से लिए हैं जो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप थी।
तो भारतीय संविधान के स्रोत में हम जानकारी हासिल करेंगे कि किस राष्ट्र के संविधान से हमने कौन सा नियम, कौन सा एट्रीब्यूट लिया है। उसके बाद में हम संविधान का परिचय देखेंगे, हमारी जो प्रस्तावना है उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम आएंगे कि पूरा भारत का जो संविधान है वो कई भागों में बटा हुआ है। जैसे भाग 1 बात करता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कि भारत कैसे बना, भारतीय राज्य कैसे बने, उस सब के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। भाग 2 में हम पढ़ते हैं नागरिकता के बारे में। भाग 3 में हम पढ़ेंगे मूल अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। भाग 4 में हम देखेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में। भाग 4 में ही एक और नया पार्ट जोड़ दिया गया था संविधान संशोधन करके, भाग 4 के, जिसमें हम देखेंगे मूल कर्तव्यों। तो ये सारे जो भाग हैं वो कैसे बने, क्या इनके अंदर पृष्ठभूमि है, क्या क्या इनके अंदर नियम और कानून है, क्या अधिकार हमें मिलते हैं, वो सब हम डिटेल में आगे की कक्षाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं संविधान के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। ये संविधान जो शब्द है वो एक लैटिन वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब है हिंदी में महत्वपूर्ण विधि, मुख्य कानून। चलिए, अब संविधान 2 प्रकार के हैं, लिखित संविधान और मौखिक संविधान। तो हमें यहाँ पे ये जानना है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। सबसे पहला लिखित संविधान कौन से देश का है? अमेरिका का है। सबसे पहला मौखिक संविधान किसका है? ब्रिटेन का है। तो ब्रिटेन का संविधान मौखिक है, अमेरिका का लिखित है, और हमारा भी कैसा है? लिखित है। लेकिन भारत का जो लिखित संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये जानकारी हमें ध्यान में रखनी है। चलिए, अब बात करते हैं कि संविधान जो है, संविधान में जो संस्थाएं हैं, क्या इस प्रकार के सभी ढांचे का निर्माण अंग्रेजों ने किया और अंग्रेजों के जाने के बाद हमारी संविधान सभा ने किया? तो ऐसा नहीं है। अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास को जब पढ़ेंगे और उसमें वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक युग के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे 2 संस्थाएं हमारे को दिखाई देती हैं, सभा एवं समिति। ये सभा एवं समिति वो संस्थाएं थी जो उस समय के राजा को सहयोग करती थी, राजनीतिक और प्रशासनिक सहयोग प्रदान करती थी। साथ ही साथ ये दोनों संस्थाएं, सभा और समिति, उस राजा के ऊपर एक कंट्रोल बना करके रखती थी। तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि प्राचीन भारत जो वैदिक युग का समय था, उस समय में भी संविधान जैसी चीजें रही थी, नियम और कानून तब भी विद्यमान थे जो उस समय के राजा को कंट्रोल रखने के लिए जरूरी होते थे। उसी प्रकार आज वर्तमान में जो हमारी सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें हमारे संविधान की जरूरत पड़ती है। आपने अक्सर अखबारों में देखा होगा कि जब भी कोई ऐसी बात है जो गलत हो गई है किसी सरकार से या किसी सरकारी व्यक्ति से, तो अखबार के पन्नों में हमें देखने को मिलता है कि संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। ये सब बातें हमें पढ़ने को और सुनने को मिलती है। तो यही संविधान है कि संविधान में जो नियम और कानून दिए हैं, संविधान में संस्थाओं का जो ढांचा बनाया गया है, अगर उस ढांचे से अलग हटकर कोई भी संस्था कार्य करेगी तो वो संविधान का उल्लंघन करेगी। बात क्लियर है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भारत के संविधान को पढ़ने से पहले हमें उस संविधान के इतिहास के बारे में कुछ मुख्य बातों की जानकारी हासिल कर लेनी है। सारी नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, क्योंकि अगर इतिहास को पढ़ने चलेंगे तो इतने सारे एक्ट हमें देखने को मिलेंगे, सभी याद नहीं किए जा सकते हैं। परीक्षा में हमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि क्या याद करना है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या हमें छोड़ना है जो काम का नहीं है। हमें सिर्फ काम भर का याद करना है, काम जो हमारे आने वाला है परीक्षा की उपयोगिता से, उसे ही हमें पढ़ना होता है। चलिए, तो भारतीय संविधान के विकास का इतिहास क्रम हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का जो इतिहास है उसका विकास कैसे हुआ और कब से प्रारंभ हुआ। 1773 से प्रारंभ हुआ।
और अंत कब होता है? 1947 में होता है। 1773 से प्रारंभ होता है और 1947 में अंत हो जाता है। इसके बारे में जानकारी हासिल करने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा, जो थोड़ा इतिहास में हमें चलना पड़ेगा। इस समय में भारत पर किसका शासन था? इस समय में भारत के शासन था ब्रिटेन का। और ब्रिटेन जो था, यानी जो ब्रिटेन का रिप्रेजेंटेटिव इस समय यहाँ पे कौन कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। पहले स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कंट्रोल कर रही थी प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, और फिर बाद में धीरे धीरे 1857 की क्रांति के बाद का जो समय है उसमें हमें देखेंगे कि सीधे ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन की संसद जो है वो सीधे भारत पर शासन करेगी, यानी महारानी का शासन स्थापित हो जाएगा 1857 के बाद में। चलिए, तो 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी। कहां पे बन गई थी? ब्रिटेन में बन गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बनी थी? पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बना दिया गया ब्रिटेन में। महारानी ने हस्ताक्षर कर दिए पत्र पे और कंपनी को अनुमति दे दी कि पूर्व के देशों में जाइए और व्यापार करिए। चलिए, तो कंपनी भारत में कब आती है? कंपनी भारत में आती है 1608 में। पहला प्रतिनिधि दल आता है, एक रिप्रेजेंटेटिव आता है जिसका नाम था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस 1608 में कंपनी का प्रतिनिधित्व करके कहां आता है? भारत में आता है। भारत में आएगा तो उस समय भारत पर किसका शासन था? भारत पर मुगल शासन था। और मुगल शासन में उस समय शासक कौन था? ये हमें ध्यान में रखना होगा। जहांगीर उस समय का शासक था। तो विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर से आके मिलते हैं और उनसे अनुमति मांगते हैं। किसके लिए? व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। लेकिन जहांगीर ने बिजनेस करने की अनुमति तो नहीं दी, लेकिन उन्हें कुछ जमीन दे दी, कुछ 400 बीघा जमीन कंपनी को दे दी, लेकिन व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली। सिर्फ वो अपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते थे। चलिए, तो व्यापार करने की अनुमति तो नहीं मिली। अब क्या होगा? सन 1616 में दोबारा एक प्रतिनिधि दल आएगा और उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन कर रहे हैं? सर टॉमस रो। उसका प्रतिनिधित्व कौन है? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो है, इस समय भी मुगल बादशाह कौन है? मुगल बादशाह इस समय है जहांगीर। तो टॉमस रो जहांगीर से मिलते हैं। कहां मिलते हैं? राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मिलेंगे इनसे अजमेर में। अजमेर में, समझ में आई बात? तो अजमेर में कहां मिलेंगे? मैगजीन के दुर्ग में मिलेंगे, जिसे अकबर का किला भी कहा जाता है। टॉमस रो के बारे में एक खास बात यह थी कि उसे फारसी भाषा भी आती थी। तो उसने फारसी भाषा आती थी और फारसी में मुगल बात करते थे, तो उन्होंने जहांगीर से उस भाषा में बात करी और उन्हें मना लिया। व्यापारिक जो उन्हें परमिशन चाहिए थी व्यापार करने के लिए, वो परमिशन मिल गई। किसे मिल गई? ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की परमिशन मिल गई और साथ ही साथ उन्हें अपनी सेना रखने की और प्रशासनिक शक्तियों की भी परमिशन मिल गई। अब ये कैसे मिली, ये सब इतिहास का विषय है। जब आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास होगी तब इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि सैन्य शक्ति, व्यापारिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे मिली, जहांगीर ने कैसे दी, जहांगीर के बाद के जो मुगल शासक थे उन्हें कैसे दी, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए, अभी हम संविधान की दृष्टि से देखेंगे कि इतिहास जो है वो 1773 से, संविधान के विकास का जो इतिहास है वो 1773 से क्यों प्रारंभ हो रहा है। मैं आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1616 में परमिशन मिल गई। धीरे धीरे अंग्रेज भारत में व्यापार करना प्रारंभ करेंगे और व्यापार करने के दौरान अंग्रेजों को ये लगेगा कि अगर हमें भारत जैसे बड़े देश में सक्सेसफुल तरीके से सफलतापूर्वक व्यापारिक अपनी पैठ बनानी है, अपनी व्यापारिक कोठियों को स्थापित करना है, बड़ा रेवेन्यू जनरेट करना है, तो उन्हें यह समझ में आ गया था कि उन्हें भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक कंट्रोल भी अपना बनाना पड़ेगा। यानी कि अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि उन्हें भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियां भी हासिल करनी पड़ेगी और उन राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों को हासिल करने के लिए ही वो धीरे धीरे
यहाँ के जो उस समय की रियासतें थी, जो यहाँ के राजा थे, नवाब थे, वो उनके कार्यों में क्या करने लगे, सैन्य दृष्टिकोण से इंटरफेयर करने लगे, प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में इंटरफेयर करने लगे। और इसी इंटरफेयर का परिणाम था 1757 में, यानी 23 जून 1757 को अंग्रेजों का बंगाल के जो नवाब थे उस समय सिराजुद्दौला के साथ में युद्ध होता है, जिस युद्ध को कहा जाता है प्लासी का युद्ध। वहां पे जंग होती है, लड़ाई होती है, और प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं। सिराजुद्दौला के बाद में अंग्रेज अपना एक कठपुतली नवाब बना देते हैं, जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे अंग्रेज, तो उन्होंने फिर दूसरा नवाब बना दिया मीर कासिम। फिर मीर कासिम की नीतियों से भी संतुष्ट नहीं थे, फिर किसको बना दिया, मीर जाफर को। देखिए, इनकी बहुत सारी कहानियां हैं संतुष्ट ना होने की, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं, ये हम इतिहास में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ संविधान पढ़ना है। मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी सुना रहा हूं कि 1773 से ही क्यों प्रारंभ हुआ। तो प्लासी का युद्ध के बाद में जो ये मीर जाफर, मीर कासिम और फिर दोबारा मीर जाफर, इस तरह से अंग्रेज जो नवाबों को बदल रहे हैं, इससे परेशान होकर मीर कासिम प्लस अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला प्लस मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर अंग्रेजों के साथ में युद्ध करते हैं, अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने के लिए। लेकिन इस युद्ध में भी विजय किसकी होती है, अंग्रेजों की विजय होती है। और अंग्रेज इस युद्ध को जीत के, जो सन 1764 में लड़ा गया, बक्सर नामक स्थान पर लड़ा गया, जिसे बक्सर का युद्ध भी कहते हैं, इसको जीतने के बाद में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता यानी राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता कहां स्थापित कर ली, भारत में लगभग पूर्ण रूप से अपनी स्थापित कर ली। बात क्लियर है? यानी कि हमने अब तक ये कहानी समझी कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, 1608 में पहला प्रतिनिधि दल आया, 1616 में दूसरा प्रतिनिधि दल आया, जिसे व्यापार करने की परमिशन मिल गई, और बाद में 1757 और 1764 में प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, दो प्रकार के युद्ध लड़े गए। और उन युद्धों के विजय उपरांत अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति स्थापित कर ली। यहां तक की बात आपकी क्लियर है? चलिए, इसके बाद में हम देखते हैं कि जो राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति हासिल करी है, तो इसका थोड़ा सा डर कहां पर जा रहा है भारत के अलावा, ब्रिटेन में भी जा रहा है, महारानी के पास, ब्रिटेन की संसद के पास। उस डर को काबू में रखने के लिए, और डर किससे है, कंपनी से है, कि कंपनी धीरे धीरे ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, ब्रिटेन से ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश पे वो राज करने लग गई थी कंपनी। तो कंपनी को कंट्रोल में रखने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन ने, महारानी ने ब्रिटेन की संसद से एक पहला कानून भारत में भेजा। कब भेजा? 1773 में भेजा, जिसे हम कहते हैं 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहते हैं? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। जो पहला पॉइंट अगर आप देख रहे हैं, तो वही बात जो मैंने आपको बताई है, वही बात आपको इसमें देखने को मिलेगी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। यानी कि भारत में जो कंपनी कार्य कर रही थी, उस कंपनी के कार्यों से कहीं ना कहीं ब्रिटेन की जो सरकार थी वो संतुष्ट नहीं थी, और उसके कार्य को नियमित यानी कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित, रेगुलेट, कंट्रोल आप किसको करते हैं? घर में जब बच्चा बहुत ज्यादा शैतानी करने लग जाता है, तो उसे कंट्रोल करना पड़ता है, काबू में रखना पड़ता है, और उसे थोड़ा सा डांटना पड़ता है। तो उसी प्रकार कंपनी को कंट्रोल में रखने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, और कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी कि ब्रिटेन की जो संसद है, उस संसद का कंट्रोल कहां पर स्थापित हो गया? कंपनी के शासन पर स्थापित हो गया। बात समझ में आ गई? इस एक्ट के अंदर और क्या हुआ?
इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली, यानी कंपनी जो भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यहाँ पे कर रही है उन कार्यों को यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल गई, मान्यता मिल गई। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के आने से पहले बंगाल, बंबई, मद्रास जो भारत के उस समय के बड़े प्रांत थे, वहां पे जो एक मुख्य अधिकारी होता था जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में रखता था, उसे गवर्नर कहा जाता था। तो इस गवर्नर के पद को बदल के इसको नया नाम दे दिया और बंगाल के गवर्नर को कह दिया बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बना दी गई, यानी बंगाल जो है उसका जो गवर्नर था अब उसका नाम क्या हो गया, उसका गवर्नर का नाम हो गया गवर्नर जनरल। और उसकी मदद करने के लिए 4 सदस्यीय की परिषद बना दी गई, यानी 4 लोगों को अपॉइंट कर दिया गया। और बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। साथ ही साथ क्या किया कि बंबई और मद्रास जो बड़े प्रांत थे उनके जो गवर्नर थे उनको अब किसके अधीन कर दिया, किसके कंट्रोल में कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल के कंट्रोल में कर दिया। यानी अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो एक महत्वपूर्ण और बड़ा अधिकारी है और उसके नीचे 2 सब्सिडरी पार्ट हैं, 2 उसके सब पार्ट हैं, बंबई और मद्रास के गवर्नर, जो किसको रिपोर्ट करेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे। बात क्लियर है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात जो हुई, कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और उसके एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्फे। तो मुख्य न्यायाधीश का नाम थोड़ा सा याद रख सकते हैं, सवाल कभी कभी पूछ लिया जा सकता है कि पहले जो 1774 में जो पहला उच्चतम न्यायालय बनाया गया कलकत्ता में, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्फे। और साथ में उनकी मदद करने के लिए 3 अन्य न्यायाधीश और बनाए गए। इसके बाद में और लास्ट में एक पॉइंट देखते हैं, इसकी कंपनी के जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था कि कंपनी ही व्यापार करेगी। कंपनी के जो वहां पे जो ऑफिसर हैं, कंपनी में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार का निजी व्यापार नहीं करेंगे और वो किसी भी प्रकार से भारतीय लोगों से कोई उपहार नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, ब्राइब नहीं लेंगे। उस पर पूरी तरह से बैन लगाया गया 1773 के ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो बात समझ में आई होगी आपको। तो कानून एक बनाया गया, एक्ट बनाया गया और उस एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान डाले गए, जो प्रावधान हमने देखे। इसी प्रकार से आगे धीरे धीरे समय समय पे ब्रिटेन की सरकार द्वारा और एक्ट्स बनाए जाएंगे। जैसे इसके बाद हम देखेंगे 1784 ईस्वी का पीट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट जो हम देखेंगे 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके बाद एक हम देखेंगे 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब अगली कक्षा होगी, जो कल ही हमारी होगी, उसमें हम देखेंगे कि कैसे इस अधिनियम ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। यानी कि हम कहेंगे कि 1813 का चार्टर अधिनियम जो था, उसने भारत के जो समय के कुटीर उद्योग थे, जो छोटे लघु और कुटीर उद्योग थे, उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया। कैसे कर दिया वो बातें मैं आपको कल बताऊंगा। इसके बाद हम देखेंगे 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई और जैसे हम इसमें देखेंगे कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल के क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट हम देखेंगे। बात समझ में आ रही है आपको। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आज क्योंकि हमारी आज ये पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि राजस्थान के एग्जाम्स को टारगेट किया जाएगा। यूपीएससी
अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स जो एक पोर्टल बनाया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम राजस्थान के RAS जैसे बड़े एग्जाम हैं और जो अन्य एग्जाम राजस्थान में RPSC और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लगाए जाते हैं उनके ऊपर टारगेट किया जाएगा और उनके अकॉर्डिंग ही कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। बात क्लियर है? तो मैं आपको बता रहा था कि हमें भारतीय संविधान के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले भारतीय संविधान के विकास का इतिहास, कि विकास कैसे हुआ, तो 1773 से स्टार्टिंग हुई, जो मैंने आपको बताई। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ मुख्य बातें आपको मैंने बता दी थी। कल हमारी जो कक्षा होगी इसमें हम स्टार्ट करेंगे 1773 के एक्ट से दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे और आगे के जो एक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। 1773 से 1947 का जो विकास क्रम है, इसमें एक और मुख्य बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1773 से लेकर के 1773 से लेकर के 1773 से 1800, चलिए ऐसे देखिए, 1773 से लेके 1857 तक का जो समय है उसके अंदर संविधान के विकास का जो इतिहास क्रम है वो कंपनी के समय में होता है। यानी 1773 से 1857 के बीच में जो विकास का इतिहास क्रम रहा है, उस समय में भारत पर शासन अंग्रेज तो कर रहे थे, लेकिन कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। और जब 1857 की क्रांति होगी तो 1858 का जो एक्ट आएगा, महारानी की घोषणा के हम पढ़ेंगे बारे में, तो 1858 से 1947 के बीच का जो भारतीय संविधान के विकास का इतिहास क्रम है, उस समय में कंपनी नहीं राज करेगी, उस समय में सीधे ब्रिटेन की महारानी राज करेगी, या हम कहें कि ब्रिटेन की महारानी की तरफ से संसद हमारे पे राज करेगी। तो दो भागों में हम इस इतिहास क्रम को तोड़ेंगे, 1773 से लेके और 1857 के बीच का जब कंपनी का भारत पर शासन है, और 1858 से लेके 1947 के बीच का जब महारानी का भारत पर शासन है। तो इन सब बातों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। राज्य व्यवस्था की प्रस्तावना, भारतीय संविधान के स्रोत, संविधान का परिचय वर्णन, प्रस्तावना का महत्व, मूल्यांकन, भारतीय संविधान की विशेषताएं, फिर भागों के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे इसको देख सकते हैं और बाकी जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती चली जाएगी वैसे पॉइंट वाइज भाग 1, 2, 3, 4, 5 नंबर वाइज हम आगे बढ़ेंगे और पूरा सिलेबस कवर करेंगे। क्या? पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज जो बच्चे क्लास देख रहे हैं वो कल से नियमित रूप से क्लास देखें, अपने दोस्तों को बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़िया से क्लास होगी, डिटेल में क्लास होगी। हर छोटी से छोटी बात जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल से हम रेगुलर हमारी क्लासेस चालू करेंगे और भारतीय संविधान के इतिहास का जो पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।